चले सर, सबसे पहले पाकिस्तान। चले सर, आज सबसे पहले हम जो है अब तक जो FRA शीट पड़ा उसको क्विकली 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। फिर कल की क्लास में एक सवाल हमारा अधूरा छूटा हुआ था, उसको इंशाल्लाह जो है पूरा करेंगे। अधूरा मतलब हमने उसका आंसर नहीं लिखा था और फिर बढ़ जाएंगे आगे। चलिए सर, सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, जल्दी बताएं। हमने पढ़ा सर स्कोप, लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट के ऊपर अप्लाई होगा। किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा सर? ये प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक अनलिस्टेड। सही है सर। फिर हमने कहा उनकी इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होगा और कंसोलिडेटेड पे भी अप्लाई होगा। ठीक है सर। इंटरिम पे भी होगा और ईयर एंड पे भी होगा। फिर हम आगे आए सर, और हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताएं। हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास सबसे पहले स्टेप 1 में आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होते हैं। क्या होते हैं भैया ऑपरेटिंग सेगमेंट, जल्दी बताओ। जिसके पास सलाहियत हो अपनी इनकम की और अपने एक्सपेंसेस की। दूसरा CODM रेगुलरली रिव्यू करता हो। तीसरा डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। हमने कहा भाई ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई किया, यूनिलीवर ने कहा 22 हैं। फिर क्या करूं, बोला एग्रीगेट कर दो। एग्रीगेट 5 बातों में सेम हो। पहली बात नेचर सेम हो। दूसरा प्रोडक्शन प्रोसेस। तीसरा टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर। चौथा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। 5वां रेगुलेटरी। केएनएस के लिए CACCA सेम है, यूनिलीवर के लिए साबुन शैम्पू सेम है, एक ही है। फिर और आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। अगर 3 में से एक भी क्राइटेरिया मीट हो गया तो बन जाएगा रिपोर्टेबल। सबसे पहले टोटल उसका रेवेन्यू जो हो, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तमाम सेगमेंट्स के रेवेन्यू का कितने परसेंट हो, 10% या उससे ज्यादा। दूसरा उस सेगमेंट के एसेट्स, तमाम सेगमेंट्स के एसेट्स का 10% या उससे। तीसरा सम ऑफ प्रॉफिट या लॉस, जिस सेगमेंट्स में प्रॉफिट है उसका प्रॉफिट, जिसमें लॉस है लॉस, उसको लो और आपने क्या करना है, हायर लेना है एब्सोल्यूट टर्म्स में और उसको 10% से मल्टीप्लाई करना है। सर फिर हम आगे बढ़े थे, हमने कहा था 75% रूल। 75% रूल क्या था? वो कहता है भैया जिसको तुम बोले हो रिपोर्टेबल सेगमेंट, उसका रेवेन्यू टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% या उससे। फिर हम और आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर डिस्क्लोजर। हमने कहा था सर 2 होते हैं। पहला सेगमेंट्स का, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स और अदर्स का आपने बना दिया। और फिर हम बनाते हैं रिकंसिलिएशन के याद रखना कितने कॉलम है, 4। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स और एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शंस और अदर एडजस्टमेंट। एलिमिनेशन वाले कॉलम में शायद तुम्हें शरारत लग सकती है, हो सकती है, बाकी 3 कॉलम तो सिंपल हैं। सर फिर हमने एक सवाल किया था ACCA का, याद है आपको? उस सवाल में क्या था मेरा बच्चा, जल्दी बताओ। हमने कहा सर 2 लैब्स थी और हमें ये बताना था कि उसमें से, उन दोनों लैब्स में से कौन सी लैब जो है रिपोर्टेबल है। और हमने उसमें ये डिसाइड किया लैब 1 रिपोर्टेबल नहीं है जबकि लैब 2 रिपोर्टेबल है। ऐसा ही है। चलें सर, जब हमने ये सब बातें कर ली तो अब हमने क्या करना है सर, अब हमने अंग्रेजी इसकी लिखनी है। फिर एक सवाल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, है ना? कितने लोगों ने कर लिया होमवर्क वाला सवाल? डिस्क्लोजर आधा अधूरा, ये क्या होता है सर? क्या उसके बाद पकोड़े बन गए थे? क्या हुआ, अफ्तारी का टाइम हो गया था? अहमद आधा अधूरा क्या होता है ये बता। अभी तो डिस्क्रिप्शन तो फिर क्या हो तो 2 मिनट में यहाँ पे भी हो जाए रिपोर्टेबल सेगमेंट, तो हम यहाँ भी आइडेंटिफाई कर लें 2 मिनट में भाई। चलें सर, एक सवाल जो था उस सवाल को क्विकली ओवरव्यू हम फिर से करते हैं और फिर हम उसके आंसर पे आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ऑनलाइन वाले बच्चे भी हमारे साथ होंगे। पेज नंबर 7 ऑफ द बुक। और इत्तेफाक से क्वेश्चन नंबर भी कौन सा है, 7। हमने कहा सर 2 थे, लैब A और लैब B। मतलब एक लैब, पहली लैब जो थी वो तीनों डिविजन्स को बेचती थी, दूसरी लैब जो है वो 3 डिविजन्स के साथ साथ एक्सटर्नल सेल्स भी कर रही थी। ठीक है सर। फिर हमने कहा था जो दूसरी लैब थी उसको डिवीजन को CODM देखता था लेकिन पहली लैब को नहीं देखता था। अब हमने कहा था सर इसका आपको बताना है क्या करना है। अब इसका सर आंसर लिखने का तरीका सीखो। मैंने कल भी बताया था
क्यों पे फोकस होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, क्यों, सही है सर। तो अब आपने क्यों का आंसर लिखना है, तो अब आप इसका आंसर ड्राफ्ट करना शुरू करेंगे मेरे साथ। आंसर में हेडिंग डालेंगे लैब 1, लैब 1। और इसकी हमें लिखना शुरू कर देंगे। टू बी अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, टू बी अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, फर्स्ट अ सेगमेंट, टू बी अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, फर्स्ट अ सेगमेंट needs to fulfill the criteria for being operating segment, the criteria for being operating segment, full stop। फिर लिखो since lab 1 is not regularly, since lab 1 is not regularly reviewed by CODM, reviewed by CODM, therefore it's neither an operating segment, it's neither an operating segment nor a reportable segment। अब अगली हेडिंग डालो लैब बी या लैब 2। Since lab 2 meets the criteria of being an operating segment, as it has its own revenue, as it has its own revenue and expenses, as it has its own revenue and expenses, along with regular review by CODM, regular review, along with regular review by CODM, therefore it's an operating segment, full stop, therefore it's an। अब अगली लाइन में आना। अब सर यहां पर ये तो हमने देखे, सुनिएगा अब आप लोग पेपर में कहाँ इजी मार्क्स लूज करते हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, देखें इस बात को आप सब समझें, हम टीचर जितने भी टीचर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं आईकेप से जब हमारी डिस्कशंस होती है, मीटिंग्स होते हैं, तो आईकेप कहता है बच्चा आधी अधूरी बातें लिखता है। लॉ के पेपर में तो बहुत कॉमन मिस्टेक है कि बच्चा लॉ पूरा डिफाइन नहीं करता, आधी बात लिख देता है, पूरे एक्सेप्शंस वाली बातें बताता ही नहीं। दूसरे तरफ अकाउंटिंग में बच्चा बोलता है बच्चा यार इजी मार्क्स खोता है। अब देखिए हमने ये तो बता दिया ऑपरेटिंग सेगमेंट है, अब बच्चा यहीं पे कह देगा रिपोर्टेबल सेगमेंट भी है। हालांकि सर रिपोर्टेबल सेगमेंट के लिए ना सवाल में एक लाइन दी हुई है, रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाने के लिए क्राइटेरिया कितने होते हैं, 3। उसका रेवेन्यू कितना होना चाहिए, क्या उसने बताया हुआ उसका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का कितने परसेंट है, 18%। आखिरी लाइन अगर आप पढ़ें किस पैराग्राफ की सर, आप इसके 5th जो पैराग्राफ है सेकंड लैब वाला, उसकी आखिरी लाइन पढ़े, एंड दीज एक्सटर्नल रेवेन्यूज रिप्रेजेंट्स
अब सर ये जो बात है ना मेरा बच्चा, इस बात को आपको बेस बना के इसको रिपोर्टेबल बताना है, घोषित करना है ना सर। अगर आपने इस बात को रिपोर्टेबल की बेस वैसे किया रिपोर्टेबल है तो शायद वो आपको मार्क्स ना दे। अब अगली लाइन में लिखो, सिंस एक्सटर्नल रेवेन्यू of lab B represents 18% of total revenue, 18% of the total revenue of organization, 18% of total revenue of organization, therefore it's clear that it's also a reportable segment. Therefore it's clear that it's also a reportable segment. तो सर ये बातें सीखनी है हर पेपर में, याद रखने क्यों का जवाब देना है। किसका जवाब देना है? क्यों का। क्योंकि सर अगर आपने क्यों का जवाब नहीं दिया तो आई कैप भैया मार्क्स नहीं देते। सर याद रखें, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ एक चीज़, सब बच्चे बड़े गौर से सुने। सर बहुत सारी मीटिंग्स में जब हम हिस्सा होते हैं आई कैप का, आप आई कैप की आपसे एक्सपेक्टेशन पहले यहाँ थी तो अब यहाँ पर है। उसके लिए पेपर में आपको वही होना है। सर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवारें पहले नहीं थी, अब तलवारें लटक रही हैं। तो ये सीए जो है ना, ये चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करता जा रहा है। अब इसमें पास वही बच्चा होगा जो प्रॉपर ध्यान से सब चीज़ों को सही तरीके से टैकल करेगा। तो चलें सर, अब एक सवाल मैंने होमवर्क देता जो कि मुझे पता था मेजॉरिटी नहीं करेंगे, है ना सर, और बच्चों ने नहीं किया। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 11, है ना सर। क्वेश्चन नंबर 11, कौन कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट, जल्दी से आइडेंटिफाई करें। कर लिए बेटा आपने? दिखाएं मुझे। केमिकल, सोडा ऐश और क्या यहाँ पर 75% रूल लगाए? ऑन। खुदा का दिया तेरे पास सब कुछ है, बस एक शर्म है वो जरा नहीं। कर घर से क्यों नहीं करके आता? क्या करता है? क्या मसरूफियात हैं? क्या रजिस्टर्ड? चले जी सब शुरू हो जाए। इसको आप लोग भी करेंगे, हम भी करेंगे। बोर्ड पे मत देखें। चले जी चले मेरा बच्चा, सब बच्चे खुद से करें। डिस्क्लोजर्स पे आपका हाथ बड़ा साफ होना चाहिए, याद रखें, क्योंकि इसमें यही वो सवाल है जो कि बड़ा आ सकता है, 8 नंबर पूरे आपको दे भी सकता है, बट मुश्किल है कि ये 15 मिनट में आप कर पाए। $404 नहीं होगा ये? केस, हाँ वो वाला जो कि बेसिकली पास पेपर का सवाल था, उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। चलें सर, नौजवानों, जब तक बाकी लोग आप लोग ये करें रिपोर्टेबल, जब तक हम सवाल भी पढ़ते जाते हैं। ये तो उम्मीद करता हूँ कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं ना सर। लेकिन डिस्क्लोजर भी मैं चाह रहा हूँ एक डिस्क्लोजर आप लोग खुद बनाएं पहले, ताकि आपका सर हाथ सेट हो डिस्क्लोजर बनाने पे, बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने ये कर लिया, जो घर से करके भी आए हुए हैं, या जिन्होंने ये कर लिया ऑनलाइन और फिज़िकल दोनों में से, तो हमने कहा उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जाएंगे और एक आपके पास होगा पेज नंबर 19, जो कि आपके पास होगा बुक में या तो पीडीएफ में, पेज नंबर 19। उसमें आ रहा है ऑटम 2019 का सवाल डायमंड लिमिटेड, वो करना शुरू कर दें।
ऑटम 2000। बाकी जिन्होंने नहीं किया, ऑनलाइन वाले बच्चों आप ज़रा बताएं आप लोगों ने किया कि नहीं किया, कितने लोगों ने कर लिया, या आप लोगों को भी एक चीज़ जिसको हम कहते हैं सुस्ती, उसने दूर रखा इस सवाल को करने से। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये वाला कर लिया, नहीं किया ना सर? डिस्क्लोजर सब बच्चे बताएंगे हाँ प्लीज़। रिपोर्टेबल तो 3 आ गए और आपने इसमें चेक भी कर लेना है, 75% रूल है। पॉलिएस्टर जो है, हाँ वैसे रेवेन्यू की बेस पे नहीं होगा रिपोर्टेबल, 400 है ना, 404 ओ हो हाँ, जिन्होंने किया वो तो उन्होंने आपको बताया नहीं सकते। तू जो है ना अरसलान, बात सही है लेकिन अभी नहीं। हाँ रेवेन्यू वैसे 404 है हमारा ना क्राइटेरिया, उन्होंने इसीलिए रखा था। एक दफ़ा ना मैं एक अकाउंटिंग बॉडी का पेपर रिव्यू कर रहा था, मतलब उन्होंने आंसर दिया कि बोला आप इसको ज़रा चेक करें क्या ऐसा ही है, और उसके अंदर एक क्लियर मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअली ब्लंडर। मैंने बोला कि क्या है ये, तो आपको चेक कर रहे थे, आप सही कर रहे नहीं कर रहे, सही है मतलब उसने बता मतलब ऐसा तो नहीं आप वैसे ही टिक 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 लगा रहे, मतलब उन्होंने अपना आंसर एक दफ़ा एक तरह से चेक करवाया था कि आपने हमने आंसर हमारे जिस बनाया आप उसको एक दफ़ा चेक कर लें कि सही बनाया नहीं बनाया। चलें जी, डिस्क्लोजर बनाना है। डिस्क्लोजर पे आपको खुद जो है ना प्रैक्टिस होनी चाहिए, और सबके मोबाइल में स्टडी टेक्स्ट भी होनी चाहिए। कल हम स्टडी टेक्स्ट भी जो है पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसका PWC में नहीं होगा तो माशाल्लाह किसका होगा? हाँ असल में इसकी CV बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी CV पे लिखा हुआ है कि एक दफ़ा US जा चुका है, 2 दफ़ा यूरोप जा चुका है। अभी मैंने बोला तू कब से यहाँ पर बाइक में आने लगे, और नहीं सर ये देखें ये बिजनेसमैन का बेटा होता है, वो अपने बेटे को बोलता है बेटा तू खड़ेगा पूरी खुआरी, ऐसे इतनी अय्याशी तुझे नहीं दूंगा। और मैं सच बताऊँ, अगर आप में से किसी भी बच्चे ने पाकिस्तान से बाहर का टूर किए हुए अच्छे, ख़ास तौर पर यूरोप और अमेरिका कनाडा के, उसको CV में, हाँ जापान में CV में लिखो, पहले इम्प्रेस होंगे कि यार ये बड़े बाप के अब बेटा है, इसको फर्म में लो, इसके बाप भी एक पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है, समझ रहे हो? तो पार्टनर तो बिजनेस माइंडेड भी है ना यार, वो तो सेल्स भी सोच रहा होता है ना। तो इसके तो मुझे ज़्यादा, इसकी CV में तो लिखा होता है इसके पास तो अभी भी US का वैलिड वीज़ा मौजूद है। तो इसने मुझे कहा था इसका इंटरव्यू पता है कितनी देर का हुआ? 10 मिनट का, 5 से 10 मिनट। और हमने कहा तेरी CV देख के मैं तुझे बता दूं हो जाएगा। क्यों छोड़ दिया उसने? एक और मेरा स्टूडेंट था वो IBA चला गया, फॉर्म गया KPMG 6 महीने, उसने कहा सर पागल लोग हैं कैसे आप लोगों ने सर्वाइव किया। उसने कहा भाई वे IBA सही। उसकी अम्मी का मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा 3 साल की तो बात है। उसकी अम्मी ने नहीं बेटा 3 साल में मेरा बेटा पागल हो जाएगा। क्या हुआ? आपने बताया था कि लोग पेपर दिए जा रहे हैं। उसने इस दफ़ा भी पेपर दिया है बिजनेस लॉ और टैक्स का, और उसने टैक्स के बारे में अभी से कह दिया है कि सर कुछ भी हो जाए नहीं पास होगा। अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है आप टैक्स पढ़ाते, मैंने कहा नहीं। फिर उसके दोस्त ने शर्त लगाई, पूछे क्या? उसने बिजनेस लॉ का पेपर दिया, उसके दोस्त ने शर्त लगाई कि इसके 25 से ज़्यादा नंबर आ जाए। 25 से ज़्यादा नंबर आ जाए तो सर आप जहाँ बोलेंगे मैं आपको ट्रीट दूंगा। 25 से ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम उसने पूरा पढ़ के कॉस्टिंग का पेपर दिया था, उसके 14 नंबर है। तो
उसने कहा तो अब आप सोचे ये जो आपके दोस्त होते हैं ना, ये आपको क्या लगता है? देखें होते क्या हैं, बोला सर ये कुछ भी, वो कहता है सर उम्र 30 साल का हो गया, अब इसको सीए छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ रहा है वो। वाकई में भी उस बच्चे को कहता, मैं कहता हूँ यार तू जिंदगी में सीए छोड़। वो बोलता है नहीं सर फायदा लेकर छोड़ूंगा। मैंने कहा अब तक तो ले ही रहा है आईके सही है यार। नहीं सच बताओ, ये बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं है कि यार तुम, एक लिमिट होती है यार। अल्लाह ने तुम्हारे लिए हो सकता है रिस्क कहीं और लिखाओ। क्या कह रहा है? और मैं उसके दोस्तों को जानता हूँ। अब उसके दोस्त माशाल्लाह उनका भी कैफ बहुत लेट ही निकला, अब भी एक आध उसमें निकला, लेकिन उन्होंने साथ में आर्टिकल शुरू करके, और उनको माशाल्लाह अब उसके दोस्त जो हैं अच्छी कंपनी में माशाल्लाह मैनेजर फाइनेंस है, लाख से ऊपर के पैसे ले रहे हैं। उसने कैफ कोई तो एक वो बना दिया। अरे उसका एक और दोस्त है उसका भी उसी के टाइम का 2012-13 में सीए शुरू किया था, और 2020 में उसका क्यूटी का पेपर निकला है। बस उन किसी जब वो पुराने बच्चे थे तो उनको आईकेप ने इजाज़त दी थी कि तू अब ये भी देता जा, एफसी और पीआरसी और कैफ भी देता जा। समझे, वो 2013 से पहले की स्कीम वाले थे। उसने कैफ की कॉस्टिंग की क्लासें ले ली थी और क्यूटी नहीं निकला था। लेकिन खैर मैंने आपसे, लेकिन वो लड़का भी तेज था, उसने आर्टिकल से पहले पूरी कर लिया, वो भी अच्छी जगह जॉब कर रहा है। अब लड़के डिसीजन मेकिंग सर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अल्लाह माफ़ करे जो है ना एक जगह अटक जाते हैं। नहीं भाई, मेरा मानना है आपने अपने आप को 4 मैक्सिमम 5 साल देने कैफ के लिए। 5 साल में कैफ नहीं हुआ तो सर आपको स्विच करना है। तो लोगों को तो कोई और वो भी नजर नहीं आती है, और फील्ड क्यों नज़र नहीं आती यार? आप हिम्मत रखें, थोड़ा सा कहीं जॉब वॉब करें, जमा करें एसीसी। आप यकीन माने यहाँ का अभी KNS के F7 में जिस बच्चे का पाकिस्तान टॉप किया है, उसका FR1 2 दफ़ा रुका, उसने सीए छोड़ दिया, और उसने F7 में पाकिस्तान टॉप। सर ये देखिए सीए जो है ना सड़क से उठा के स्टार बनाएगा। आप लोग जो है इस वक्त ACCA वगैरह के क्या हैं सर? स्टार हैं। आप लोग इस वक्त ACCA वगैरह के क्या हैं सर? ऑलरेडी स्टार हैं। आप लोग फजूल में इतना सोचते हैं। अच्छा ये पॉलिस्टर है ना? चले सर आ जाए जल्दी से, मुझे बताते जाएं। 3000 सोडा ऐश। ओहो 3000। ये बताएं 2964 की सेल्स है इंटरएक्स वो। ओके सोडा ऐश 400 पॉलिस्टर 340 3976 64। चलें सर अदर मटेरियल इन्फो, क्या क्या है हमारे पास अदर मटेरियल इन्फो में? अदर मटेरियल इन्फो में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। कितने के हैं सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? जल्दी बताएं। 8 सेगमेंट प्रॉफिट 1437 19। और सर सेगमेंट एसेट्स कितने? 2470 सेगमेंट लाइबिलिटीज
कितनी? रोजा लग गया है ना, आ जाए। वो याद आ गया, मुफ्ती तारिक मसऊद। उनसे किसी ने एक मसला पूछा, वो भी ना ऐसे ही तरंग में पढ़ते हैं मसला ना, कि मुफ्ती साहब क्या अगर हम चप्पल जो है नमाज पढ़ते हुए आगे रखें तो क्या नमाज हो जाएगी? तो उसी में उन्होंने तरंग में कहा अगर चप्पल पीछे रखे तो चप्पल नहीं होगी। चलें सर, ये कितने लोगों का ये बना लिया था खुद? अभी बताया था सर अभी दूसरा भी फौरन से, रिकंसिलेशन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाह रहा हूँ इस पे आपका हाथ साफ हो जाए। डायमंड लिमिट वाला हो गया? कौन कौन आ रहे हैं? B, C, D और F। बेटा मस्ट है जी। B, C, D और F। बी सी D और F। डी और एफ। देख 75% रूल कंप्लाई हो रहा है 91%। सर। क्या 75% रूल हर एक में टेस्ट करना है? यस, टेस्ट हर एक में करना है, होगा अप्लाई किसी किसी में। सर इस डिस्क्लोजर का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्या नाम है? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। एक बच्चे का सवाल है कि सर ये कॉलम जो है कंपलसरी है या ऑप्शनल है? देखें कंपलसरी इसलिए कि हम यहाँ पे हम कहते हैं कि हम ऑपरेटिंग सेगमेंट्स जो है उसकी डिटेल्स दे रहे हैं। जब ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की डिटेल दे रहे हैं तो उसके अंदर रिपोर्टेबल भी आएंगे और अदर्स भी आ जाएंगे। ठीक है सर। अब हम आएंगे फिर इसके बाद रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन बिटवीन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स एंड जी FAR 2 में डिस्क्लोजर्स आपके तकरीबन हर स्टैंडर्ड के होंगे सिवाय आई बिलीव IFRS 9 के। हाँ, IFRS 9 और IFRS 15 ये दो ऐसे स्टैंडर्ड हैं जिसके डिस्क्लोजर्स सिलेबस में नहीं है। बेटा आसान है, आप थोड़े एंड में खुद कहेंगे सर। आज ही मैं FAR 1 का पेपर देख रहा था जी, आपके अटेम्प्ट का। तो फिर मैं देखते हुए सोच भी रहा था कि आई के प्लेड वेल, क्योंकि उसने MCQs भी जो है ना घुमा फिरा के दिए थे। कैश फ्लोज के रेशियोज में उसने करंट लायबिलिटी पूछ लिया 180 की निकाल करके दे। अच्छे थे लेकिन इतने आसान नहीं थे जैसे कि प्रीवियसली आते थे, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व थी। सवाल कैसे? सवाल यार मुझे अगर कोई मुझसे पूछे ना, जैसे रेशो वाला सवाल इनिशियली मुझे लग रहा था बहुत मुश्किल था, जिसमें नहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन जब मैंने उसको देखा हमने कहा ये तो आसान सवाल है। बच्चा अच्छे से जिसने एपेविक वाला सवाल किया, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करूंगा तो आसान है। IAS 16 का सवाल निस्बतन मुझे वो भी आसान लगा। 16 वाला है ना सर, उसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे, वो आसान लगा। NPO का भी मुनासिब था, लेंदी ज़रूर था, मुनासिब था। मुझे उसके मुकाबले में जो टेढ़ी चीज़ें लगी, कुछ सोशी के सवाल में उसने प्रेफरेंस शेयर्स वाली चीज़ अच्छी दे दी थी। EPS वाला सवाल नॉर्मल था। इम्पेयरमेंट में जो उसने एक शरारत की, EPS में बच्चा परेशान, उसने कहा रिक्वायरमेंट में कि कैरिंग अमाउंट निकाल दो। सही है, उसका मतलब था कि आफ्टर इम्पेयरमेंट कैरिंग अमाउंट, और बच्चे ने बिफोर इम्पेयरमेंट कैरिंग अमाउंट। ये चीजें सर, ये अच्छा ये चीजें
लेकिन सर याद रखें, एक आध सवाल से कुछ नहीं जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आईकेप शरारतें कर रहा है जानबूझ के। हम कह रहे देखो तुम गलत कर रहे हो। तो अच्छा, मैंने भी कहा, मैंने कहा यार तुम्हारे पास FAR 2 है, FAR 2 का पेपर आप यकीन माने पिछले अटेम्प्ट का इतना आसान कोई पेपर मेरे हिसाब से अब तक वाकई में नहीं। वो जो CS स्टार पे लोग लिखते हैं पेज पे ईजीएस्ट पेपर, वो पेपर वाकई में ईजीएस्ट पेपर था FAR 2 का लास्ट अटेम्प्ट का। मतलब बच्चा कह रहा है, अब भाई नॉर्मल बच्चा आ रहा है 15-15 मिनट में पहले सर पेपर खत्म हो गया। और FAR 1 का पेपर कितने लोगों का 10 नंबर का छूटा है? वो पता चल जाएगा इंशाल्लाह 3 को पास ही होंगे यार। ऐसा मैं आपको बता दूं, पेपर कॉम्प्लेक्स आता है ना तो आईकेप तक भी आवाजें जाती हैं और रिजल्ट मुनासिब होता है। लेकिन अगर पेपर आसान आता है ना तो उसमें मैं हमेशा एक बच्चों को एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं हमेशा बच्चों को एक बात कि देखो जब पेपर आसान होता है ना तो उसके अंदर चेकर को इंस्ट्रक्शन होती है, रहम ना खा रगड़ दे, रहम ना, वो देखा है कि भाई तुम्हें इसको छोड़ा। और अगर जब पेपर मुश्किल होता है ना तो कहती है कि यार अंधों में काना राजा ढूंढ। मतलब पेपर सभी का बुरा हुआ होगा। और सर ये चीजें वाकई में मैटर करती है। तुम चेक करो, तुम सोचो तुमने 4 बच्चों की कॉपियां चेक की और इतनी इंतहाई बेकार, 5वीं की थोड़ी सी भी अच्छी हो गई तुम उसको बेनिफिट, तुम कुछ तो किया इसने। तो अब आप दुआ करें कि आपके आगे पीछे ऐसी कॉपियां हो आगे का थोड़ा सा बिल्कुल। चलें बेटा, मुझे ये बताते जाती हैं क्या इसका ये कितना है? 3700 64 कौन सा है सर? जो एक ने दूसरे को क्या था है ना सर, केमिकल से क्या था, सोडा और पॉलिस्टर को। अदर एडजस्टमेंट्स नहीं होगी इसमें कोई सर। फिर क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 140 28 इस सर हमने कहा इधर है 80। ये 86 कौन से हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस है? यस सर। जब ये हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस है तो हमने कहा ये सेगमेंट के एक्सपेंसेस में शामिल है, अलग से ऐड करेंगे। टोटल बताते जाते हैं मुझे सर। इसके बाद प्रॉफिट कितना आ रहा है? 180 कुछ आ रहा है? यस सर। सर ये 19.2 क्या है? इंटर सेगमेंट सेल्स थी 64 की, उसमें से हमने कहा 30%। 86 जो हेड ऑफिस की उसका एक्सपेंसेस थे, प्रॉफिट कम हुआ कितना? 1833.8। फिर सर एसेट्स कितने? 2300 170 और हमने कहा लाइबिलिटीज 1449 30 सर आसान है, जल्दी से बेटा सब बच्चे देखें ये सवालात। फिर रिपीट कर रहा हूं सर, ये आपका IFRS 8 पेपर में आता है ना तो लॉटरी होता है। बड़े आराम से एक एवरेज बच्चा इसमें नंबर उठा लेते हैं, 8 का आता है 6 नंबर। बट हाँ, ये इस किस्म का सवाल जब आएगा तो सर ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए जब मैं आपको अभी से एंड में गाइड भी करूंगा, इसको कभी भी पहले नंबर पे नहीं उठाना, क्योंकि तुम्हें टाइम आउट करके प्रेशर में लेके जाएगा, स्मार्ट स्टडी के उसूलों के खिलाफ है। इसको उठाओगे दूसरे तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे तुम्हें शुरू के 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर तुम्हें ये मेक श्योर करना है तुमने 15 से 20 नंबर उठा लिए। फिर उसके बाद इसको उठा के तुम लोग करोगे। सर ये जो 64 था इसके ऊपर देखें हमने प्रॉफिट परसेंटेज थी 30% था, कितना था? तो 64 का 30% सही है जी? है अहमद
कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके अंदर लिखा है एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर व्हेन 75% ड्यूटी सप्लाई, तो ये इसका डिस्क्लोजर क्या होगा? एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर व्हेन 75% नहीं बोला, डिस्क्लोजर भी था कि जब 75% रूल भी अप्लाई होगा, सब चीज़ें होंगी, तो डिस्क्लोजर क्या होगा? 75% रूल का कोई एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर नहीं होगा, सही है? आगे नहीं बढ़ो। लर्निंग आउटकम इसका जो है ना, इसको कमेंट कर ले, जो मैंने लिखवाया था ना। वो तो मैंने लिखा। चलें सर, जिन बच्चों ने ये कर लिया है उनको मैंने एक और सवाल दिया था, डायमंड, क्विकली 5 मिनट है, डायमंड वाला सवाल, जो डायमंड वाला भी कर चुके हैं सर, ये आपको मिलेगा हैंड आउट में, शायद नहीं हो, जिनके पास बुक है या तो जो PDF है ग्रुप में उसमें मिलेगा, पेज नंबर 19 पे है डायमंड वाला सवाल। पास पेपर का सवाल है, ऑटम 2019 का 7 नंबर का सवाल है। ये पेपर में आया था जब पहली दफा ऑपरेटिंग सेगमेंट सिलेबस में इंक्लूड हुआ, और बच्चों ने ये 7 में से 7 नंबर लिए, क्योंकि सर कुछ था ही नहीं इसमें। क्विकली सर, जस्टिफिकेशन क्या है पता ही है? नहीं, ये जो हम कॉलम बनाते हैं ना, रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ, वो जस्टिफिकेशन है। और क्या जस्टिफिकेशन इसमें देगा कि रेवेन्यू की बेस पे है भाई। अब मैं आपको इसमें आईकेप की शरारत, पहले सवाल सब अटेम्प्ट करें फिर मैं आपको बताऊंगा। सर इस सवाल में पिछले में किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। ये सवाल वैसे तो आपका होमवर्क था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी आपने नहीं किया होगा। सवाल पढ़ रहा हूं मैं, डायमंड वाला फिर करेंगे। रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट अंडर IFRS अलोंग विद ब्रीफ। सर ये ब्रीफ जस्टिफिकेशन को जरा सब बच्चे अंडरलाइन कर लेंगे। किसको अंडरलाइन कर लेंगे? ब्रीफ जस्टिफिकेशन को। सही है सर? कह रहा है डायमंड लिमिटेड आ लिस्टेड कंपनी है 6 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स डू नॉट हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। इस लाइन को अंडरलाइन करें, सेगमेंट्स डू नॉट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब क्या है? एग्रीगेशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे सेगमेंट्स। अगर वो कह देता कि सिमिलर तो हम सबको एक कर देते। सही है सर? फॉलोइंग सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सेगमेंट दिए हुए रेवेन्यू, एक्सटर्नल, इंटरनल, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है और टोटल एसेट। शुरू हो जाए सर, 5 मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं है ये, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। और सर इसके अंदर मैं आपको आईकेप की शरारत बताऊंगा, क्या किस हद तक गया है वो शरारत। आंसर के फॉर्मेट में है। नहीं मैं आपको हाँ बिल्कुल करें। गलत, अगर इसका गलत हो तो आपको खुद अपनी कॉपी पे अपना हाथ बनाना है। चलिए सर जल्दी, ये 5 मिनट का सवाल है सिर्फ मेरा बच्चा, 5 मिनट। BCDF अभी पता चलेगा ना, मैं बताऊंगा आईकेप है क्या चीज। ऑटम 19 का सवाल है। थ्रेशोल्ड पे सबसे पहले हम आए, जरा मुझे बताएं टोटल रेवेन्यू कितना है? 3,75,000। तो हमने कहा ये होगा 31750। दूसरे नंबर पे एसेट्स 88 और ये थे 8,84,000 के। नौजवानों ओह ये इसमें कम एसेट किसके होते हैं? चलिए सर, सम ऑफ प्रॉफिट और सम ऑफ लॉस वाली वर्किंग क्विकली यहां पर कर ले हम। सम ऑफ प्रॉफिट और सम ऑफ लॉस वाली वर्किंग तो हमने कहा हायर ऑफ। अब इस सवाल में हमें सर सम ऑफ प्रॉफिट्स कितना है? सर प्रॉफिट किस किस सेगमेंट में मेरा बच्चा जरा जल्दी से मुझे बताएंगे। 24,200 किसमें? सी, ई और एफ में।
19,000, 2300 और 2900, 24,200। और सर सम ऑफ लॉसेस, साइन को क्या करना है, कितना हुआ, तो हमने कहा सर ये हो जाएगा हायर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने कहा यहाँ पर लॉस है जो कि बना आपका 37,000 का 10% कितना, 3,700। ये कर लिया कॉपी, तो यहाँ पर मिटा के कर लूँ इसकी वर्किंग। सर ये फॉर्मेट याद रखना जो फॉर्मेट में तुम्हें करा रहा हूँ, ये किसी वजह से हमने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है फॉर्मेट, रीजन बिंग क्या है अभी इस सवाल के बाद क्लियर करेंगे। सेगमेंट्स, रेवेन्यू, एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ। बेटा ए का रेवेन्यू कितना था, 24,000, 1,000, 28,000 एक आपने थोड़ा ऊपर नीचे करके सब मिला दिया। 23,000 ये का 23 और ये 28 है। चलें सर एसेट्स, 5,400 5,400 48,000 6,000 6,000 65,000 18,000। यस P&L प्रॉफिट या लॉस का प्रॉफिट है, लॉस है, कितना लॉस है इसका, 12,000। ये अपने एसेट दूसरा 48,000 है। 48,000 है सर। सॉरी कितना हुआ, 23,200 चलें सर अब आए रेवेन्यू की बेस पे, क्या ये रिपोर्टेबल है, बी है, बी है, हमने कहा यस सर ये रेवेन्यू की बेस पे होगा। और सी डी ई एफ कोई भी नहीं। चलें सर फिर हम आगे आते हैं, एसेट की बेस पे क्या ए है, नो बी है, यस सर, सी डी ई एफ है, यस सर, हमने कहा ये एसिड्स की बेस पे, दूसरे अटेम्प्ट में लड़का पास हुआ। फिर आते हैं सर सी, तो पीएनएल के बेस पर क्या ए है, नहीं सर, तो ये नॉट रिपोर्टेबल हो गया। ये है बी, यस सर, ये हमने कहा पीएनएल की बेस पर है, ये है, यस सर, ये है, यस सर, ये है, और हमने कहा ये भी है, नहीं है, ऐसा ही है सर। अच्छा अब सर 75% रूल चेक किया आपने, सर आपने जब रूल चेक कर लिया ना तो उसके बाद एक लाइन कोशिश करें पेपर में सेफ साइड पे लिख लें, सब बच्चे इधर देखें, 75% रूल इज कंप्लाइड विथ, सही है सर। अब इधर देख लें, अब आईकेप की शरारत देखें। आईकेप ने जब इस सवाल की मेरा बच्चा मार्किंग स्कीम दी तो आप बताए आईकेप ने क्या हरकत की। मार्किंग स्कीम में आईकेप ने, तुमने जो इतनी सारी वर्किंग की ना, यहाँ से लेकर
ये सारी चीजें इसके दिए ICAP ने 3 मार्क्स, और ये इसको ICAP ने कहा जस्टिफिकेशन इसके कितने मार्क्स दे दिए। अब अगर एक बच्चे ने पूरा सवाल सही किया, ये जस्टिफिकेशन नहीं दी, यहां पर बच्चे ने क्या कर दिया, तभी मैंने तुम्हें फॉर्मेट में ये चीज डलवा दी, यस 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 सही, और यहां पर भी यस, और यहां पर नो नो, ICAP 3 नंबर देगा। हालांकि तेरा पूरा सवाल, और उसने बाकायदा मार्किंग स्कीम में कहा बच्चों ने जस्टिफिकेशन का मतलब भी यही है कि किसकी बेसिस पर डिपोर्टेबल हो। इसीलिए मैंने क्या कर दिया सर, इसको फॉर्मेट में ही डाल दिया ताकि आपसे ये चीज मिस, हरकत देखने सर ICAP की, यार तू दे दे 1 नंबर काट ले जस्टिफिकेशन का, नहीं 4 नंबर काटूंगा, क्योंकि ICAP को लगा ये सवाल तो देने के बाद बहुत आसान पड़ गया, अब मार्क्स तो काटने पड़ेंगे ना। तो सर ये सवाल ऐसा था कि आपने इसके ऊपर वक्त और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत ही, तो आसान है सर ये चीजें। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या हम बेटा यहाँ तक क्लियर है, बढ़ जाएं आगे। अहमद आप हमारे साथ हैं, चलें सर। अब हम आएंगे और इसकी एक चीज जिसको हम प्यार से कहते हैं MCQs। पेज नंबर आप लोग आ जाएंगे 14 पे, पेज नंबर 14 MCQ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है ना सर। अच्छा ये ICAP के MCQ नहीं, किसी और अकाउंटिंग बॉडी के MCQ हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइन ऑपरेटिंग सेगमेंट। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सेगमेंट को डिफाइन करता है, जल्दी से बताएं। It is a component of an entity which discrete financial information is available. It is a component whose operating results are regulatory. It is a component that engage from which it may earn revenues and incur. तो all of the above सही है सर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ भी है, लास्ट डे if an entity that is not required to apply IFRS chooses to disclose information about segments that does not comply with this IFRS, it shall describe the information as segment information. अब जरा इसका मतलब समझो उर्दू में। इसने कहा एक ऐसी कंपनी जिसको IFRS अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, मतलब प्राइवेट कंपनी होगी या पब्लिक अनलिस्टेड होगी, सही है सर। उसने सोचा वो सेगमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताए और उस इंफॉर्मेशन में को इसने कंप्लाई नहीं करा IFRS के साथ, मतलब उसने ये बातें नहीं बताई, अपनी तरफ से बातें बता दी। उसके ऊपर वो पूछ रहा है क्या वो हेडिंग डाल सकता है सेगमेंट इंफॉर्मेशन, ट्रू या फॉल्स। सर आपका दिमाग तो जाएगा कि डाल दो उसकी, लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा नहीं। अगर आपको याद रखें सर, अगर एक स्टैंडर्ड आप पे अप्लाई नहीं करता, लेकिन अगर आपको शौकिया पढ़ना है, वो काम स्टैंडर्ड को अप्लाई करवाना है, तो आप प्रॉपर फॉलो करो। सर अब सुनिएगा, नफिल पढ़ना जरूरी। अब तुम जब नफिल पढ़ोगे ना तो बेटा कम से कम 2 रकात पढ़ो ना। तूने कहा नफिल पढ़ना तो जरूरी नहीं है, अब देखिए जरूरी नहीं है तो कहे, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ 1 रकात पढ़ लेता हूँ, समझ रहे। तो आप अगर अप्लाई नहीं कर रहा, सही है, नहीं करो अप्लाई, लेकिन जब अप्लाई कर रहे हो तो पूरे के पूरे भाई नमाज पढ़ रहे हो तो सही से पढ़ो, है ना। नफिल पढ़ रहे हो तो सही से पढ़ो, है ना जी। वैसे ना पढ़ो जैसे अल्लाह माफ करे लोग तरावियां पढ़ते हैं। आए सर आए, क्यों भाई आए अरसलाद, सोच है ना, तरावी में क्या सोचते हैं सर। आज सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 15 अगले पेज पे। According to IFRS 8, startup operations may be operating segment before earning revenues. True, sir.
अब अगला देखो 16 ACC और ICW के MCQs हैं, तुम्हारे नहीं है, सही है सर, याद रखना। एडजस्टमेंट एंड एलिमिनेशंस मेड इन प्रिपेयरिंग एन एंटिटीज and allocation of revenues, expenses and gains of all losses shall be included in determining reporting segment profit or loss dash they are included in the measurement of segment profit and loss used by CODM। अब बताओ ठसे वापसी पढ़ोगे, सिर्फ अंग्रेजी टेस्ट की है। ये कह रहा है देखो अब सुन नजर है MCQ का उर्दू मतलब समझो। उसने कहा देखो भैया तुम ये जो एडजस्टमेंट्स दिखाते हो ना डिस्क्लोजर के अंदर, जो ये कॉलम था, उनको और बाकी जो तुम प्रॉफिट वगैरह को एडजस्ट करते हो वही दिखाओ जो कि तुम CODM को दिखाते हो। जो मैनेजमेंट देख रही है ना इंफॉर्मेशन अबाउट सेगमेंट, वही शेयर होल्डर भी देखे। सही है, जो चीज़ मैनेजमेंट नहीं देख रही तो शेयर होल्डर को इजाफी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सिर्फ आप किसने अंग्रेजी टेस्ट की है। अब आप देखें सर इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ आपकी अंग्रेजी टेस्ट की है। कह रहा है एडजस्टमेंट एंड एलिमिनेशंस मेड इन, समझेगा सर बेसिक लाइन क्या है, जो मैनेजमेंट को दिखाते हो वही चीज़ यहाँ पर बताओ, उससे ज़्यादा नहीं दिखाने की जरूरत। एडजस्टमेंट एंड एलिमिनेशंस मेड इन प्रिपेयरिंग एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड गेन्स और लॉसेस shall be included in determining reported segment profit or loss। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, unless भी हो सकते हैं, only if भी हो सकता है। क्या होगा? only if, जो उनको बताते हो तभी बताओ। सही है सर। सर रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट नहीं, याद रखिएगा कि जो मैनेज एक बेसिक सा रूल इसमें अभी हम पढ़ेंगे भी ना स्टडी टेक्स्ट, उसमें लिखा हुआ है जो मैनेजमेंट देखती है शेयर होल्डर उससे कम देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते। अब सर अगला MCQ जो है ना वो भी मेरा फेवरेट है। अब सर इसमें जब ये बात कर रहे हैं ना इस MCQ में आखिरी रिक्वायरमेंट पढ़ते हो, व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू शुड एक्स रिपोर्ट, इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस में कितना रेवेन्यू जाएगा। व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू शुड एक्स रिपोर्ट, ये बेसिकली इसने डिस्क्लोजर के ऊपर जो है ना एक बना लिया, दूसरा डिस्क्लोजर था ना उसमें जो नहीं एंड के कॉलम में टोटल रेवेन्यू आता था, ये वो पूछ रहा है आपसे। जरा जल्दी से इसका आंसर बताओ। MCQ नंबर 17 क्या आंसर है भाई? बीटा। किसके का सवाब है? बीटा। किसका सवाब है? डेल्टा, अल्फा, चार्ली। चले सर रिपोर्टेबल जो हम दूसरा डिस्क्लोजर बनाते हैं, बेसिकली इसने इनडायरेक्टली आपसे उसका टोटल का कॉलम पूछ लिया है कि वो क्या होना चाहिए। तो आए सर, अब आए इधर देख लें। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स 3 दिए हुए ABC, उनका टोटल करो, रेवेन्यू कितना है? 16 है ना सर। अब इसने कहा कि इसके अलावा अदर एडजस्टमेंट जो है 2.4 का ऐसा रेवेन्यू था जो किसी भी सेगमेंट का नहीं था। फॉर एग्जांपल स्क्रैप हो सकता है, कुछ भी इस किस्म का कोई भी रेवेन्यू हो सकता है। सही है सर। और हमने कहा सर इसने का एलिमिनेशन इंटर सेगमेंट कितना था? तो सर जब आपने इन सब का टोटल किया तो आंसर कितना आया? तो सही जवाब क्या हुआ? रेवेन्यू पूछा है उसने। हाँ क्यों नहीं हो रहा? समझो रेवेन्यू क्या आएगा एक्स में, रेवेन्यू की फिगर पूछी उसने, पूरा डिस्क्लोजर नहीं पूछा, खाली उसने पूछा रेवेन्यू की फिगर क्या होगी। प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू की फिगर पूछी हमसे। इसने पूरा प्रॉफिट वाली दूसरी एडजस्टमेंट नहीं पूछी कि प्रॉफिट की एडजस्टमेंट क्या करेगा, कैसे करेगा, सिर्फ पूछा है रेवेन्यू। सर MCQ नंबर 18, जिनको लगता है ना ACC आसान है, अब देखो इम्पेयरमेंट याद है? अभी तो सर इम्पेयरमेंट कब होती? क्विकली जब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन। करो सवाल। अगला MCQ नंबर 18 हो गया। यार ये प्रिंटर का, इसका प्रिंटर का कसूर नहीं है असल में, ये वेबसाइट से उठा के मुझे डायरेक्ट डाले, समझ रहे हैं?
ऑलमोस्ट उल्टा वेस्ट इंडीज में तो नजर ही नहीं आ रहा नजर, बुक में आ रहा है नजर, बुक में नजर आ रहा है। बुक ली नहीं मैंने। पैसे लेके अच्छा अबे पीडीएफ तो पढ़ा होगा ग्रुप में, पीडीएफ से देख ले बेटा। कितने लोग करें डेल्टा? An entity X has two reportable segments A and B carrying amount of X non-current asset is 1200, out of which 500 is allocated to A and the rest is allocated to total। भाई हमने कहा सही है। फिर कह रहा है recoverable amount of A's non-current asset is 520 and B's is 650। What amount of impairment loss should the entity? अब सर इस सवाल में टेक्निकलिटी क्या थी? टेक्निकलिटी बेटा ये थी कि अगर आप टोटल बेसिस पर देखें तो इम्पेयरमेंट नहीं है। अगर आप 650 प्लस 500 करेंगे तो बनेगा 1170 1200 है, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे क्या है? तो इसके अंदर नीचे देखें लर्निंग आउटकम भी लिखा हुआ है, इम्पेयरमेंट शुड बी चेक्ड ऑन एंड नॉट ऑन। तो सर ये याद रखें, मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा, कहीं ना कहीं सवाल ये बात याद रखें। FAR 2 में तो आ गए हो, लेकिन FAR 1 से जान नहीं छूटी। सर कभी कभी जो है ना वो एक सवाल दे देता है यहाँ पर कि ये काम मैंने कर दिया FAR 2 के हिसाब से, इसकी वजह से बताओ गियरिंग रेशो पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो ये हरकतें वो करेगा। चले सर हमने कहा ए और सर टोटल एसेट्स कितने के हैं? ए के कितने के हैं? 700 मानते हो? हमने कहा सर ये हो गए इनके एसेट्स की कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 650 और टोटल 1170। सर इंडिविजुअल बेसिस पर देखें ए इम्पेयर नहीं हुआ है, बी इम्पेयर हो गया। टोटल की बेसिस पर देखें कोई नहीं हुआ, लेकिन सही तरीका होता है इंडिविजुअल बेसिस पर। तो इम्पेयरमेंट कितने की आ गई? तो क्या मैं क्लियर हूं मेरा बच्चा? पक्की बात है? तो हमने कहा कि सर नहीं बेटा अभी तो एक सवाल और ना कर लें, तो ऊपर जमात कराएंगे ना। सर हमें पहुंचना नहीं कर पाएंगे। नहीं पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन ना ले। कराची में इस वक्त PCHS की अच्छी बात ये सेंटर है, सेंटर है तो कहीं भी पहुंच जाएगा, टेंशन ना ले सेंटर से। चले सर आज के क्लास यहीं तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह याद रखें कल सबके मोबाइल में स्टडी टेक्स्ट होनी चाहिए। सर आज की क्लास को तो हम यहीं तक रख रहे हैं और आज के क्विकली में आऊँगा स्टोरी टाइम में। और स्टोरी टाइम में हमेशा एक सवाल ये है कि सर हमेशा दूसरी पार्टी की राय को आपको ज़िंदगी में सुनना चाहिए और खुद से हीरो बन के एक पार्टी के हक में फैसला या सिचुएशन में जंप इन। आपको एक सच्चा वाकया एक मेरे दोस्त के साथ पेश आया। उसने बचपन देखा और बचपन में जब बड़ा हुआ तो वो आपकी तरह शाहरुख खान की फिल्में देख के बड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं उसको लगा कि वो शाहरुख खान और उसके अंदर का हीरो कहीं किसी भी मौके पे निकल आता है। तो हुआ ये कि एक दफ़ा भाई बाइक में जा रहे थे, उसने देखा कि बस के अंदर एक आदमी औरतों पे चिल्ला रहा है और एक पर्टिकुलर औरत पे बुरी तरीके से चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है। अब भाई के अंदर का शाहरुख खान वो आया, उन्होंने वहीं पे ऐसा थोड़ा सा स्लो बस भी चल रही थी, उन्होंने बाइक अपनी चलती बाइक से वो उतरे हैं और बस में घुसे और आदमी का गिरेबान पकड़ लिया। शर्म नहीं आती, ये वो फलां ढिमकना, वो यही सब काम कर रहे थे। उतने में उनके हाथ पे एक पंच पड़ा, उन्होंने देखा औरत ने पंच मारा, बोला क्या कर रहा है, मेरा शौहर है। सही है। तो उसके साथ जिंदगी में ऐसे वाकयात उसको हम समझाते हैं कि भाई तू ये हरकत मत किया कर। सही है। वो अक्सर जो है ये काम कर रहा। आज जुम्मे की नमाज में हम साथ थे, अब दरियां लग रही थी। अब वो चलो उसको वही एक चलो जज्बा भी उसके अंदर माशाल्लाह अच्छा है, वो आ गया भाई दरियां लगा रहे हैं। अब सामने मस्जिद का खादिम था, वो बेचारा भी दरिया लगा रहा है, ये भी दरिया लगा रहा है। पीछे से उसके दोस्त ने कहा क्या यहाँ पे बाहर बैठेंगे, ऊपर बैठते हैं।
उसने जोर से बोला, अबे भाई पागल, इतना ऊपर कहाँ जा रहा है? अब खादिम समझा उसको कह रहा है। सही है, जुम्मे की नमाज से पहले, क्योंकि एक दरी का सिरा उसके हाथ में था, उसने रख दिया, खादिम थोड़ा ऊपर करके लगा रहा था। खादिम समझा वो अपने दोस्त को कह रहा था, उसने कहा भाई पागल कहाँ जा रहा है इतना ऊपर? बोलता क्या हो गया वो? खैर फिर वो एक मामला थोड़ा संभालना। तो हम उसको अक्सर कहते हैं कि देखो, और ये बात हमेशा ज़िंदगी में भी याद रखें सर, कभी कभी ना आप कुछ बच्चे किसी भी वजह से ना इमोशनल ज़्यादा होते हैं, और मैच्योरिटी ये होती है कि आपका आपके इमोशंस पे कंट्रोल आ जाए, आपको ये पता हो कि कब क्या काम करना है। माना कि आपकी इस वक्त जो एज है ना मेरा बच्चा, ये जज्बाती एज है। इस जज्बाती एज के अंदर ऐसा होगा कि आपका दिल चाहे किसी के इमोशंस में बहुत कुछ करने का। कोई रात के 3 बजे कह दे समोसे खाने का दिल कर रहा है, आप सोचेंगे और आपको एक छोटी सी भी नजर आएगी ना कि पॉइंट यहां पर मिल सकते हैं, तो आप लेकर पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब एक आदमी, आप सोचें आप ही 10 साल बाद होंगे, वो जिसकी खातिर आपका दिल चाहता आप लेकर पहुंच गए थे, 10 साल बाद आपकी उससे इंशाल्लाह शादी भी हो जाए, और फिर वो फरमाइश करे रात के 3 बजे समोसे की, तो आप बोलेंगे पागल औरत, खुद बना ले। हालांकि सर हो सकता है कि आपके जज्बात अभी भी हों, लेकिन अब आप क्या हो चुके हैं, मैच्योर, इमोशंस पे कंट्रोल आपको आ चुका है। सही है सर। तो ये चीज याद रखिएगा सर, एक इमोशनल इंटेलिजेंस याद रखिए। एक आखिरी बात कह रहा हूं, कभी इसके ऊपर रिसर्च भी कीजिएगा सर। जो हमारी IQ होता है ना, जो नॉर्मल इंटेलिजेंस है ना, उससे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंस जरूरी होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। दुनिया क्रिकेट में किस आदमी ने राज किया है, सच सच बताओ, एज अ कैप्टन? धोनी। क्यों? इमोशनल इंटेलिजेंस। वो इमोशनली जो ना, आपने कभी उसको आउट होते हुए नहीं देखा होगा, कभी बहुत ज्यादा। इसी तरीके से 92 के जमानों में इमरान खान ने किया, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बाकी बड़े जितने भी नाम आते हैं ना, अब कोहली आ जाए, कोई भी आ जाए, वसीम अकरम आ जाए, जितने भी हम आ जाए ना, ये जज्बाती हो जाते हैं उस मौके पे, और जज्बात में फैसले। तो याद रखो, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो अगर लीडर बनना है तो अपने जज्बात पे कंट्रोल करना सीखो। अगला बंदा तुम्हें गाली दे दे, तुम बोलो मैं अभी तेरे पर गुस्सा नहीं होऊंगा गुस्सा, नोट कर लिया मैंने, वक्त आने पे होऊंगा, अपने हिसाब से होऊंगा, तेरे हिसाब से नहीं होऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों का जो फूड होता है ना, आप लोग उसके हिसाब से गुस्सा हो जाते हैं। जज्बात पे रखें कंट्रोल। हम मिलेंगे कल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो मोहम्मद जिंदारा है मेरा बच्चा? तो ये बता सर, FAR2 कंपनी लॉ एंड ऑडिट सही है? कम सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे सब्जेक्ट्स, मेरे हिसाब से तो बड़ा सही है, गैप के हिसाब से भी अलाइंड है, अच्छा है, सही है। आप MFA अगली दफ़ा दे सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है।